नमस्कार। विप विकास और प्रशासन इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, स्वास्थ्य हम सभी के जीवन में अति आवश्यक होता है और स्वास्थ्य विभाग हमारे द्वीपों में निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारे द्वीपों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण, प्रबंधन और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो इस संदर्भ में और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है स्वास्थ्य सचिव सत्येंद्र सिंह दुर्सावत, IAS, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन। सत्येंद्र जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले सत्येंद्र जी, हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे पूरे द्वीप समूह में डायलिसिस के कितने यूनिट्स हैं? हमारे पूरे द्वीप समूह में डायलिसिस के 7 यूनिट्स हैं जी। हेमोडायलिसिस के हमारे पास में 7 यूनिट्स हैं, जिसमें से एक 8वीं यूनिट हम RK-पुर हटबे में हम स्टार्ट करेंगे। और अभी हमारे पास 7 हैं, सातों की सातों फंक्शनल हैं, जिसमें एक GB पंत हॉस्पिटल में है, एक आपका RP हॉस्पिटल माया मंदिर में है, BJRM कार निकोबार, और 3 CHCs हैं, बम्बू फ्लैट, रंगत एंड दिगलीपुर, और एक PHC स्वराजदीप। तो ये सभी जगह हमारी हेमोडायलिसिस की मशीन्स हैं, वो फंक्शनल हैं। और जल्दी ही हम अगले 2 महीने 3 महीने में RK-पुर हटबे में हम एक डायलिसिस यूनिट स्टार्ट कर देंगे। जी। ब्लड बैंक और अन्य सुविधाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्लड बैंक के बारे में मेरा ये कहना है कि हमारे पास सरकारी ब्लड बैंक, एक ब्लड बैंक GB पंत में है जी। उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में 2 ब्लड बैंक और हैं। और ब्लड बैंक की समस्या क्योंकि काफ़ी है, इंटीरियर इलाकों में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है जी। पर ब्लड बैंक एक बहुत बड़ा सेटअप होता है जो पॉपुलेशन बेसिस पर लगाया जाता है, जिसमें बहुत बड़ी टेक्निकल टीम और ह्यूमन रिसोर्सेज की टीम में लगानी होती है। तो इसको एड्रेस करने के लिए मैं पिछले 2 हफ्ते से लगातार इस पर कार्य कर रहा हूँ कि हम ब्लड स्टोरेज यूनिट्स उसको हम सभी जगह इंस्टॉल कर दें। तो हम उसके बारे में टेंडर प्रिपेयर कर रहे हैं। और अभी आपका जहाँ भी रंगत, दिगलीपुर, माया मंदिर में और सदर्न अंडमान में कार्निक और कैम्बल बे में हम यहाँ पे ब्लड स्टोरेज भी हम कोशिश करेंगे कि हम हटबे में भी इसको लगा दें। तो इन सभी जगहों पर हम एक ब्लड स्टोरेज यूनिट इंस्टॉल करेंगे, जहाँ से ब्लड यूनिट यहाँ से ले जाई जा सकेगी, उसे स्टोरेज किया जाएगा और कोई भी एक्सीजेंसी अगर होती है तो उस ब्लड को वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। जी। तो वो हम उसको लगाने वाले हैं, इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। जी। और लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की कुल संख्या कितनी है? अभी हमारे पास लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं है, हम उसका टेंडरिंग प्रोसीजर में है। और क्योंकि दूर दराज का इलाका है, यहाँ कई बार वेंडर की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो हमारा प्रोसेस पूरा हो जाए तो हम लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को ले सकें। जी। हमारे द्वीप समूह में इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU और रेडियोलॉजिकल सुविधाओं की क्या स्थिति है? ICU हमारे यहाँ पर GB पंत में अवेलेबल है, जिसमें मेडिकल ICU अवेलेबल है, सर्जिकल ICU अवेलेबल है, पीडियाट्रिक ICU अवेलेबल है। तीनों में हमारे पास सेपरेट बेड कैपेसिटी है। और उसके अलावा आउटर सेगमेंट में हमारे पास ICU फैसिलिटी अभी नहीं है। लेकिन हम जल्दी ही यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि एक अलग से क्रिटिकल केयर यूनिट बना लें, जिसमें बेडों की संख्या भी ज़्यादा हो और वहाँ सारी बेहतरीन सुविधाएं एक ही जगह अवेलेबल हो। हम उस पर कार्यरत हैं और उसके लिए हम काफ़ी आगे स्तर पर उसमें काम कर चुके हैं, तो जल्दी हम उसको कमेंस करेंगे। रेडियोलॉजिकल सर्विसेज के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि GB पंत में हमारे पास CT स्कैन मशीन अवेलेबल है और रेडियोलॉजिस्ट भी हमारे पास हैं। और जो सुविधाएं बेसिक एक जिस द्वीप समूह के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास पोर्ट ब्लेयर में GB पंत में अवेलेबल है। आउटर सेगमेंट में हमारे पास एक्सरे मशीन्स और USG, ये सभी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर अवेलेबल हैं, जिसमें CHCs पे भी हैं, PSCs पे भी हैं। तो एक्सरे मशीन हमने सभी जगह लगा रखा है और वहाँ हमारे डॉक्टर्स MD मेडिसिन होते हैं या GD में होते हैं, उनको पढ़ते हैं और अगर किसी चीज़ की कोई दिक्कत होती है तो वो हमें यहाँ रेफ़र करते हैं, हम उसको एड्रेस कर देते हैं। सोनोग्राफी मशीन हमने काफ़ी सारी जगहों पर इंस्टॉल की हुई है। हाल ही में हमने कैम्बल बे में हम एक सोनोग्राफी मशीन इंस्टॉल करने जा रहे हैं, उसका भी हमारा प्रोसीजर चल रहा है। तीनों जिलों में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लेबोरेटरी अवेलेबल है। लेबोरेटरी में हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की लैब अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास सारे टेस्ट हमारे पास होते हैं। बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारे पास GB पंत में, जिसमें हमारे पास सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र, इलेक्ट्रोलाइट एनालाइज़र और 3 डिफरेंट जो है ब्लड सेल्स के लिए काउंटर हमने बनाए हुए हैं। और ये फैसिलिटी जिसमें मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई हैं, सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र, इलेक्ट्रोलाइट एनालाइज़र और ब्लड सेल्स काउंटर, ये हमारे GB पंत में अवेलेबल है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, हमारी CHCs जो चारों हैं वहाँ अवेलेबल हैं। उसके अलावा हमारी PSCs पर अवेलेबल हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं गरा चरमा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रपोज्ड है, जो अभी थोड़ी दिनों बाद वहाँ पे हम प्रोक्योरमेंट करें, वो आ जाएगा। बाकी हमारे मंगलूटांग में तीनों अवेलेबल हैं, तुष्णाबाद में है, फरारगंज में है, बाराटांग, कदमतला, बिली ग्राउंड, टोगापुर, किशोरी नगर, कालीघाट, लॉन्ग आइलैंड, यहाँ पर सभी जगह फैसिलिटी अवेलेबल। लॉन्ग आइलैंड में सिर्फ हमारे पास सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री है और ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आइलैंड टाइप से थोड़ा डिफिकल्ट है, तो बाकी फैसिलिटी के लिए हम रंगत में
वहाँ ब्लड हम भेज देते हैं, वहाँ हम सारी फैसिलिटीज़ हम अवेलेबल करवाते हैं। तो लेबोरेटरी हमारे पास सब जगह फंक्शनल है और पर्याप्त मात्रा में उसके लिए हमने ह्यूमन रिसोर्स भी लगा रखा है और रीजेंट्स वगैरह और कंज्यूमेबल्स की जो ज़रूरत होती है हम टाइम टू टाइम अवेलेबल करवा देते हैं। और फिर भी अगर कभी किसी का कोई स्पेसिफिक ग्रीवांस आता है और मान लीजिए कोई टेस्ट किसी वजह से नहीं हो पा रहा होता तो हमारे पास फैसिलिटी होती है हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करके यहाँ मंगवा लें और उसको हम टेस्ट करके भिजवा दें। सो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू एक्सटेंड द फैसिलिटी। जी, क्या यहाँ पर विभिन्न विशेषज्ञता के बारे में आप बता सकते हैं जो उपलब्ध है? विशेषज्ञता के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास 2 तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर। एक फैसिलिटी है जो हमारे पास जीबी पंथ में अवेलेबल है, जिसको कि हम एनिम्स के द्वारा भी मैनेज करते हैं, और दूसरा है कि हमारे पास कुछ स्पेशलिस्ट जो हैं वो हमारे पास में डीएचएस के डॉक्टर्स के रूप में हैं, जो कि हमारे पास आउटर सेगमेंट में अवेलेबल हैं। अभी हमारे पास जीबी पंथ के अंदर 21 मेडिकल डिपार्टमेंट हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास एसआर, जेआर, एचओडीज भी हैं। हमारे पास में सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, डर्मेटोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, अभी हमने इम्यूनोथेरेपी यूनिट भी शुरू किया है। तो ये सभी फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। और आउटर सेगमेंट में हमने कुछ एक पीडियाट्रिशियन लगा रखे हैं, हमने सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट भी आउटर सेगमेंट में लगाए हुए हैं। दिगलीपुर में भी हमारे पास है, हमने पोस्टिंग किया है अभी, एक हमारे पास माया मंदिर में है और एक हमने कार्निक पावर में वहाँ लगाया हुआ है। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। रेडियोलॉजिस्ट भी हमारे पास जीबी पंथ में अवेलेबल है। जी, अस्पतालों के जो ऑपरेशन थिएटर्स है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, ऑपरेशन थिएटर्स हमारा डिस्ट्रिक्ट जो टर्सरी केयर सेंटर है जीबी पंथ, वहाँ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल है। घरा चरमा में एक ओटी यूनिट हमने बना रखी है और अभी जो नई बिल्डिंग जिसमें हम कुछ दिनों में शिफ्ट करेंगे वहाँ हम एक ओटी यूनिट बना रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास रंगत, दिगलीपुर, माया मंदिर, तीनों जगह ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल हैं। और यही हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कैम्बल में और कार्निक में है, वहाँ पर भी कार्निक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कैम्बल वाला, वहाँ पर भी हमारे पास ओटी अवेलेबल है। तो माइनर ओटी, मेजर ओटी दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं। और कई बार हम ड्यूटी कम ट्यूर भी हम सर्जन्स वगैरह का लगाते हैं जब लोग वहाँ जाते हैं और अपने नेसेसरी ऑपरेशन वगैरह करते हैं। अन्य 2 जिलों में सिटी स्कैन सुविधा की क्या स्थिति है? अभी वहाँ सिटी स्कैन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जी। अभी सिर्फ वहाँ एक्सरे और इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का थोड़ा हमारे सामने चैलेंज है। रेडियोलॉजिस्ट का जो अवेलेबिलिटी है वो सिटी स्कैन का ऑपरेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है। जी। तो अभी फ़िलहाल हम सिटी स्कैन की फैसिलिटी पोर्ट ब्लेयर पे ही रखी हुई है। जी। पर नियर फ्यूचर में जो हमने एडवर्टाइज किया हुआ है, अगर रेडियोलॉजिस्ट हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं तो वी विल ट्राई टू एक्सटेंड द फैसिलिटी इन अवर आउटर सेगमेंट ऑल्सो। जी, उत्तरी अंडमान और निकोबार ज़िले में डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, नर्स इत्यादि के लिए कोई रिक्तियाँ भरने का आगे किया जा रहा है? इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं कि एक तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर वाली रिक्तियाँ हैं और एक पैरामेडिकल स्टाफ वाली रिक्तियाँ हैं। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए हम रेगुलर इंटरव्यू करते हैं और उसके बेसिस पे जब जो लोग ज्वाइन करते हैं हम उन्हें ज्वाइन करवाते हैं। हमारा एक रूटीन रेगुलर प्रोसीजर है। अभी भी हमने एनएचएम में और डीएचएस के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके लिए हमने विज्ञप्ति निकाली हुई है। तो वॉक इन इंटरव्यू में अगर कोई आता है, कोई ज्वाइन करता है स्पेशलिस्ट, तो हम उसको वहाँ पोस्ट कर देंगे। उसके लिए हम उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देने का भी हमारे पास प्रोविजंस वगैरह हैं। दूसरा, हमारे पास जो रिक्तियों की आपने बात करी, तो जो स्टाफ नर्स और एएनएम, रेडियोग्राफर है, मेल हेल्थ वर्कर और हेल्थ एजुकेटर, इनकी हमने टोटल हमारे पास 169 वैकेंसीज़ हैं जिसका हमने रिक्रूटमेंट किया हुआ है। और उसका हम आने वाले रोज़गार मेले में हम उसका और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट उनको दे देंगे। तो हम इसके बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये काम। इसके अलावा हम 28 फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट करने वाले हैं और हमारी 18 और पोस्टें हैं जो हम सेकेंड फेज़ में अभी हम आगे उसके बारे में हम रिक्रूटमेंट करेंगे। और हम 38 लैब टेक्नीशियन का भी हम सेकेंड फेज़ में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो वो भी हम उसको जल्दी पूरी कर देंगे। जी। एयर एम्बुलेंस खरीदने या उसको लीज में देने का कोई प्रस्ताव है? मैडम, अभी इसमें 2 बातें हैं, एक तो एयर एम्बुलेंस और एक एयर लिफ्टिंग। जी। इन दोनों को अगर हम अलग अलग तरह से देखें तो इंटर आइलैंड पेशेंट को एयर लिफ्टिंग के लिए हम एक एसओपी बना रहे हैं। जी। वो जैसे ही हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम उस एसओपी को बना के फाइनल अप्रूवल के साथ नोटिफाई कर देंगे। जी। तो जो पेशेंट हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किए जाएंगे उनके लिए इसमें काफ़ी रियायत रहेगी, उनके लिए उनका विशेष इंतजाम किया जाएगा। जी। पहला तो ये है। दूसरा, जैसा आपने एयर एम्बुलेंस वाली बात कही, तो फिलहाल एयर एम्बुलेंस तो हमारे पास नहीं है, बट जब कोई पेशेंट हम यहाँ से रेफ़र करते हैं आयुष्मान भारत में या रेफरल पेशेंट्स में, तो उसका एक्सपेंडिचर हम गवर्नमेंट की स्कीम के तहत हम बियर करते हैं। और अगर उसमें उसके साथ एक अटेंडेंट जाना तो वो भी देते हैं, और अगर स्ट्रेचर पेशेंट है तो उसका सेपरेट प्रोविज़न है, उसमें भी हम देते हैं। तो सेपरेट एयर एम्बुलेंस हमारे पास नहीं है और अभी इस तरह का हमने कोई स्कीम हमने बनाया नहीं है, बट हाँ, रेफरल केसेस में हम उसको पैसा देते हैं और उसको हम फ्लाइट से, चाहे स्ट्रेचर हो चाहे नॉर्मल हो, हम उसको जो एयर फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे उससे हम रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। जी।
हमारे जो आशा कार्यकर्ता है उनका वेतन बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए मैडम, अभी तो हम उनको जो है जितना वेतन उनका मिलता है उसके ऊपर हमने उनको 500 रुपीज़ इंसेंटिव देने का एक प्रोविज़न है जी। तो अगर वो विशेष कार्य करती हैं और उनका उन पैरामीटर्स में आता है तो हम उनको इंसेंटिव प्रदान करते हैं, क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब है और स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड जॉब होता है तो इस पर अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी करना ठीक नहीं। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए इस वित्तीय वर्ष कितने बजट आवंटित किया गया है? टोटल हमारे पास 370 करोड़ रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में होता है, जिसमें से करीब 33 to 35 करोड़ रुपीस हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखते हैं जी। और इस बार हमने स्पेशली जो हमारा रिवाइज एस्टिमेट गया है उसमें हमने 15 करोड़ रुपए और हमने एक्स्ट्रा मांगे ताकि जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लेने हैं वो हम जल्दी से जल्दी सभी को प्रोक्योर करके दे सकें। काफ़ी तेज़ी से हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हमारा कोशिश रहेगा कि इसी फाइनेंशियल ईयर में जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें हम प्रोक्योर करके, क्योंकि हमें जो भी प्रोक्योरमेंट होता है उसका हमें डिलीवरी भी मेनलैंड से होता है तो शिपिंग टाइम और इंस्टॉलेशन टाइम काफ़ी सारी चीज़ों की दिक्कतें होती है, बट हम कोशिश करेंगे कि इसी फाइनेंशियल में सारी चीज़ें इंस्टॉल करके लगा दें। जी। डीएचएस की तरफ से रोग उन्मूलन कार्यक्रम कितने किए गए हैं और उनकी सफलता दर क्या है? हम लोग कई सारे स्कीम्स हम इसमें चलाते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस रिलेटेड हो गया, मलेरिया रिलेटेड हो गया, तंबाकू रिलेटेड हो गया, फाइलेरिया रिलेटेड हो गया जी। और भी कई सारी डिजीज़ेज हैं। अभी तो हम उसके बारे में आयुष्मान मेला और आयुष्मान आपके द्वार वो सब भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एनिम्स के साथ भी टाइप किया है कि हम हर पंचायत के स्तर पे हमारे यहाँ से डॉक्टर्स जाएंगे और वो जाके इनकी स्क्रीनिंग करेंगे, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएंगे। तो ये सब काम हम कर रहे हैं। और टीबी वाले में तो पिछले साल नॉर्थ मिडिल अंडमान को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का भी अवार्ड मिला है जी। जिसमें ट्यूबरक्लोसिस में बेस्ट परफॉर्म करने वाले डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला और हम निक्षय मित्रा के तहत उनको उसमें हम पैसा भी देते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल रूप से हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी। क्या आप केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बता सकते हैं जिससे जो है इम्प्लीमेंट करने में हमें सफलता हासिल हुई हो? हम केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं। जैसे भी आपने कहा कि टीबी वाला जो रोग उन्मूलन की योजना, वो सभी स्कीमें केंद्र सरकार की हैं, हम उसको कर रहे हैं। टीबी ट्यूबरक्लोसिस वाले को हमने इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया है। दूसरा आयुष्मान भारत जी, उसको हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जितना हमारा टारगेट था उतना सारे का सारा कार्ड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और हमने सबके जो आशा भीम कार्ड बनाने होते हैं वो बना दिए हैं। तो सभी स्कीम, जिसके अलावा हमारा आरसीएच का है, दुलारी, जितनी भी स्कीम्स हमारी हैं, हम इंडिविजुअल स्कीम्स का डेटा राइट नाउ मेरे पास नहीं है, बट हम सभी स्कीम्स के ऊपर, जिसमें आयुष्मान भारत स्पेशली मैं कहूँगा कि उसका हम प्रॉपर हम कर पा रहे हैं। आयुष और उसकी सुविधाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, आयुष के बारे में मेरा ये कहना है कि एक तो हमारे यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में उसका हॉस्पिटल है, आयुष हॉस्पिटल, उसका हम एक्सपांशन अभी कर रहे हैं और जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ से जो बेहतर सुविधा वो सबको मिलने लगेगी। हमारी सभी पीएचसीज पे आयुष की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उसके अलावा हम आयुर्वेद की फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके अलावा हम होम्योपैथिक क्लिनिक भी हमने ओपन किए हुए हैं और योगा सेंटर्स भी हमने 2 जगह चलाए हुए हैं। हमारे पास में आयुष की फैसिलिटी को लोकेटेड है 22 पीएचसीज पे, 4 सीएचसीज पे, 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे। होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज हमारे 2 जिला अस्पतालों में, 4 सीएचसीज पे, 10 पीएचसीज पे लगी हुई है। और योगा यूनिट्स जो हैं वो हमने दोनों जिलों में, 3 सीएचसीज पे और 2 पीएचसी टोटल मिला के इन सभी जगहों पर हमने उसके योगा यूनिट भी हमने स्टार्ट कर दिए। इसके अलावा 6 एक्सक्लूसिव आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी हमने स्टार्ट कर दिए जो कि सभी जगह हमारे फंक्शनल है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक इनिशिएटिव हमने लेने के लिए कहा है कि पंचकर्मा के हम स्पेसिफिक सेंटर्स बनाएंगे जिसमें हम वी आर फाइनलाइजिंग द लैंड डिटेल्स कि जैसे ही हम उसके पोर्ट ब्लेयर के अंदर 1 या 2 जगह हम उसको फाइनलाइज कर रहे हैं, तो जहाँ अगर वो हमारी सुटेबल पोजीशन हमें उसमें मिलती है तो हम वहाँ पंचकर्मा के सेंटर्स बनाएंगे जहाँ पर लोग जाके उस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकें। जी, अभी आपने कहा था वेलनेस सेंटर के बारे में, पीएचसी और वेलनेस सेंटर में क्या अंतर है? एक्चुअली पहले तो हमारे पास सबसे पहले होता है सब सेंटर। जी, सब सेंटर जब अपग्रेड होता है तो वो बनता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जहाँ पे चीफ हेल्थ ऑफिसर होता है, जहाँ पे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का कार्य भी होता है। उसके ऊपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है जहाँ पर प्रॉपर बेड फैसिलिटी और इन हाउस फैसिलिटी होती है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे हमारे पास इन हाउस फैसिलिटी ना होकर ओपीडी फैसिलिटी होती है, जहाँ पर चीफ हेल्थ ऑफिसर होता है जो आयुष का भी डॉक्टर हो सकता है या कोई सीनियर पर्सन उसमें हो सकता है। वो बेसिक स्क्रीनिंग करता है, ब्लड वगैरह का टेस्ट करता है, हीमोग्लोबिन को देखता है, शुगर को देखता है, बीपी वगैरह को नापता है, ये फैसिलिटी देता है और बेसिक मेडिसिन देता है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे थोड़ी एक्सटेंडेड फैसिलिटी होती है जहाँ पर हम एडमिशन्स वगैरह भी करते हैं। हमारे पास एलोपैथी के डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा होती है, तो ये डिफरेंस दोनों में है। और इनके नंबर में भी हमारे पास डिफरेंस है कि हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कितने हैं। पीएचसी हमारे पास 22 है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आई थिंक हमारे पास मोर देन 100 है, 105 और समथिंग, तो इनका नंबर। बल्कि हमने अभी 4 अर्बन हेल्थ सेंटर ओपन करने के लिए भी लैंड फाइनलाइज कर दिया और हम उनको स्टार्ट कर देंगे, जल्दी स्टार्ट कर देंगे। जी, आदिम जनजातियों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जा रहा है?
आदिम जनजातियों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मैं इसमें आप में बताना चाहूँगा कि जैसे स्ट्रेट आइलैंड हो गया, जिरकाटांग हो गया, डुबोंग क्रीक, वहाँ पे हमने एक सब सेंटर बनाया हुआ है जी। उसके अलावा हमने एक स्पेशल व्हीकल भी दिए हुए हैं कि अगर किसी आदिम जनजाति पीवीटीजी का अगर तबीयत खराब होता है तो हम उनको विशेष वाहन से लेके आते हैं। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर भी हमने उनके लिए स्पेसिफिक डेडिकेटेड वार्ड बनाया हुआ है और वहाँ से अगर हमारे पास जीबी पंथ लाया जाता है तो एक सेपरेट वार्ड उनके लिए बना हुआ है जी। तो पूरी फैसिलिटी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, सब कुछ उनका फ्री होता है, ज़रूरत होता है हम रेफ़र भी करके करवाते हैं जी। तो ये सभी चीज़ें हम उनको एक्सटेंड कर रहे हैं। जी। वीपो में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एनिम्स के योगदान पर आप क्या कहना चाहेंगे? एनिम्स देखिए, एनिम्स एक मेडिकल कॉलेज लेवल का हॉस्पिटल है जहाँ पे हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और जब वो इंटर्नशिप में आते हैं तो एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हमारे लिए होता है जो हमारे वार्ड में एज ए JR काम करता है। तो दैट्स अ वेरी गुड नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो हमें इंटर्न के रूप में मिलते हैं और हम जल्दी वहाँ पे कोशिश करने की हमें एक PG कोर्स वहाँ शुरू कर सकें। तो अगर PG कोर्स हमारा शुरू हो जाता है तो उसके बाद हमें स्पेशलिस्ट की जो हमारी थोड़ी समस्याएं, तो अगर हमें PG स्पेशलिस्ट वहाँ मिलेंगे तो उससे हमें उसकी समस्या का समाधान होगा। तीसरी चीज़ ये है कि हम एनिम्स में जो एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर में स्पेशलाइजेशन में लेते हैं वो लोग हमारे जीबी पंथ में सारी सुविधाएँ हमें प्रोवाइड करवाते हैं तो हम उससे जीबी पंथ हॉस्पिटल रन कर पाते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, टर्सरी केयर हॉस्पिटल के रूप में हमें चलाने में इससे काफ़ी सहयोग मिलता है। जी। उन परियोजनाओं के बारे में बताइए जो आने वाले समय में होने वाली हैं। आने वाले समय में हम एक तो गराचरमा हॉस्पिटल को कमेंस करने वाले हैं जल्द ही, एक हम क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने वाले हैं और जिसमें हमारे पास 50 बेडेड फैसिलिटी रहेगा, 50 से 55 बेडेड, जिसमें सारी क्रिटिकल केयर की फैसिलिटीज़ रहेंगी और ICUs रहेगा। उसके अलावा हम 4 अर्बन हेल्थ सेंटर बना रहे हैं और इसके अलावा हम कुछ नए प्रोक्योरमेंट अभी हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं जिसमें दूर दराज के इलाकों में अगर पास सोनोग्राफी का मशीन नहीं है, नया डिजिटल एक्सरे मशीन अगर लगाना है, डायलिसिस यूनिट जैसे RK पुरम में लगानी है, तो ये सब फैसिलिटीज़ हम करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ब्लड स्टोरेज यूनिट, वो भी हमारा अगला उसमें प्रयास है कि हम उसको करें। जी। क्रिटिकल केयर यूनिट के बारे में अभी आपने बात की, इस बारे में ज़रा बताइए। हम एक क्रिटिकल केयर यूनिट और एक नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज़ का लेबोरेटरी बनाने का हमारा प्रावधान है। तो क्रिटिकल केयर यूनिट जो हम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारा अभी प्रोसीजर चल रहा है, उसमें हमें 50 बेडेड हॉस्पिटल हम बनाएंगे और उसमें सारा क्रिटिकल केयर का फैसिलिटी अवेलेबल होगा, ICU होगी, सारी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल, मशीनरीज अवेलेबल होगी और डेडिकेटेडली क्रिटिकल केयर के लिए वो वार्ड यहाँ बनेगा। स्वास्थ्य निदेशालय के अंतर्गत जो डॉक्टर्स हैं और नर्सेस हैं और हेल्थ केयर स्टाफ्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे पैरामेडिक स्टाफ हों, चाहे वार्ड बॉय हों, सफाई कर्मचारी हों या जो भी फार्मासिस्ट हों, कोई भी, मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस द्वीप समूह में जो आप सेवाएं दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, उनके लिए आप समर्पित हों, सिटीजन सेंट्रिक हों, लोगों के प्रति आपके मन में संवेदना हो और उनकी समस्याओं को, उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को तत्काल हमें एड्रेस करना है और स्वास्थ्य सेवाओं का हमें निरंतर रूप से इसका स्तर बढ़ा करके लोगों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएँ देनी है। इसके लिए हमें कमिटेड रहना है, हमें समर्पित रहना है। तो बस मैं इतना ही इस बारे में कहना जी। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो हमें इस वक्त देख रहे हैं? मैं सभी लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो प्रशासन है वो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए लगातार कार्यरत है, समर्पित है और कमिटेड है और जो भी इसके लिए हमें करना होगा निरंतर इसको प्रोग्रेस में लाने के लिए वो सब हम करेंगे। और आप लोगों के सुझाव, आप लोगों का सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। आपके सहयोग से ही हम इस चीज़ को कर सकते हैं और उसके लिए हम हमेशा आपके सहयोग के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। जी, सत्येंद्र जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, विषय से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ दी और अपना कीमती समय दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। द्वीप विकास और प्रशासन। दर्शकों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने जाना स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए विभाग के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।